मंचालस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का बहुत अच्छी तरह से इसमें वर्णन है। द्वादशांग का सार रूप यह ग्रंथ लघु रूप में होते हुए भी अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त है, यही इसकी महत्ता है। यह तत्वार सूत्र में हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 लोक के बारे में वर्णन में अपन ने अधोलोक का वर्णन पढ़ा और मध्यलोक में जम्बूद्वीप के बारे में देखा। और यहाँ पर अपन ने अभी तक सूत्रों में जो जम्बूद्वीप की व्यवस्थाएं हैं उसको यहाँ पे बताया। जम्बूद्वीप के बाद और भी द्वीप होते हैं, खंड होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन चलता है। इस प्रकार से अपन ने जम्बूद्वीप में क्षेत्र, कुलाचल और वहाँ पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, त्रियंश हैं, उनकी आयु, स्थिति, स्वभाव, रहन सहन, सबके बारे में अभी तक अपन ने जम्बूद्वीप के बारे में पूरा का पूरा अच्छी तरह से समझ लिया है, चित्रों के माध्यम से भी, सूत्रों के अर्थों के माध्यम से भी। तो अब प्रश्न खड़ा होता है, क्या जम्बूद्वीप सिर्फ एक ही द्वीप है क्या? नहीं, अपन ने पहले पढ़ा था कि जम्बूद्वीप लवणोदादेह शुभ नामानो द्वीप समुद्रहा। शुभ नाम वाले द्वीप और शुभ नाम वाले समुद्र जो हैं वो एक दूसरे को वलयाकार से घेरे हुए एक दो नहीं है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो अपन ने अभी जो पढ़ा है, मध्यलोक के बीचों बीच पाया जाने वाला जो द्वीप है उस जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा है। और जम्बू द्वीप का नाम भी क्यों पढ़ा था, बताया था। जम्बू नाम का वहाँ वृक्ष होता है, तो उसके नाम से विदेह क्षेत्र के जो उत्तर कुरु में वहाँ पर जम्बू नाम का वृक्ष होता है, उसके कारण इसका जम्बू नाम पड़ा हुआ है। अब अपन देखेंगे कि जो इसके बाद वाला जो द्वीप है उसका नाम क्या है, और आचार्य उसके नाम की जिज्ञासा आती है तो आचार्य उसका सूत्र भी अपन को बताते हैं कि आप आगे के द्वीपों के नाम भी देखिए कि कौन कौन से द्वीप वहाँ पर और हैं। तो अपन अब जो दूसरा जो द्वीप है उसके बारे में सूत्र के माध्यम से जानेंगे। इसका सूत्र का उच्चारण करते हैं। 33 नंबर का सूत्र है, सभी लोग अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। द्विर्धातकी खंडे द्विर्धातकी खंडे। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने 33 नंबर सूत्र का उच्चारण किया। अब इसे बोर्ड के माध्यम से इसका सूत्र का अर्थ समझते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर ये 33 लेना है, ठीक है ना। द्विर्धातकी खंडे, द्विर्धातकी खंडे, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। जब संधि विच्छेद करेंगे तो दुही रा का विसर्ग हो जाएगा। हाँ, दुही धातकी खंडे, ये सप्तमी का एक वचन में खंडे लिखा है, ठीक है ना। धातकी खंड में द्विर दूने हैं, दूने दूने चीज़ें हैं, दो दो चीज़ें हैं। जम्बूद्वीप से, जम्बूद्वीप के जितने भी क्षेत्र और पर्वत आदि हैं या मेरु आदि हैं, विदेह क्षेत्र आदि हैं, जो कुछ भी जम्बूद्वीप में रचना है वो सारी की सारी जो रचना, जो धातकी खंड दूसरा द्वीप जम्बूद्वीप के बाद उसको वलयाकार से एक लवण समुद्र जो है उसको घेरे हुए है। किसको? जम्बूद्वीप को। जैसे जम्बूद्वीप है उसको ये लवण समुद्र उसको घेरे हुए है, ठीक है ना, चूड़ी की आकार की तरह। इसके बाद नेक्स्ट जो घेरा हुआ है वो धातकी खंड नाम का द्वीप है। कौन सा द्वीप है वो? धातकी खंड नाम का द्वीप है। और वो बोल रहे हैं कि इस धातकी खंड में द्विर दूने दूने चीज़ें हैं। जो ये जम्बूद्वीप था इसमें जितनी भी संरचना अपन ने अभी पढ़ी हैं वो सारी की संरचनाएं जो हैं वो धातकी खंड में किसी हैं, दूनी दूनी हैं। जैसे भरत क्षेत्र में एक जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र था, तो धातकी खंड में कितने क्षेत्र हो जाएंगे? 2 भरत क्षेत्र हो जाएंगे। एक ऐरावत क्षेत्र जम्बूद्वीप में था तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ऐसे अपन ने 7 क्षेत्र पढ़े थे।
तो धातु खंड में कितने क्षेत्र हो जाएंगे? 14। उसी नाम के डबल डबल हो जाएंगे। विदेह क्षेत्र यहाँ पर एक पड़ा था तो उसके धातु खंड में 2 विदेह क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, महाविदेह क्षेत्र। जम्बूद्वीप में एक सुमेरु पर्वत था तो धातु खंड में कितने हो जाएंगे? 2 सुमेरु पर्वत हो जाएंगे। इस प्रकार से जितनी भी व्यवस्थाएं अपन ने जम्बूद्वीप में पढ़ी हैं, उन्हीं नाम की जो चीज़ें हैं वो दुगनी दुगनी कहाँ 2 कहाँ पर हो जाएंगे? धातु खंड में हो जाएंगे। सिर्फ मेरू के जो नाम हैं वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, और मेरू की जो हाइट है थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन सब कुछ जो चीज़ें हैं वो जम्बूद्वीपवत हैं। इस प्रकार सूत्र में कहा धातु खंड जो नाम का जो द्वीप है उसमें दूने जम्बूद्वीप से दूने चीज़ें हैं। भारत से मतलब कि क्षेत्र, पर्वत, मेरू आदि सभी चीज़ें कैसी हैं? दूनी दूनी हैं। देखिए लिखा धातु खंड जो अपन पढ़ रहे हैं। पहले यहाँ पर चित्र में देखिए, ये जो बीच वाला है ये जम्बूद्वीप है, 1 लाख योजन का विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। और ये जो है बीच में डॉट लगी हुई है ये सुदर्शन मेरू है। 5 मेरू पढ़ते हैं ना, तो एक पहला मेरू कहाँ पर है? जम्बूद्वीप के बीचों बीच मध्य भाग में है। और ये जो आप देख रहे हैं जल से भरा हुआ इस जम्बूद्वीप के घेरे हुए लवण समुद्र है। इसका नाम क्या है? लवण समुद्र। एक द्वीप और एक लवण समुद्र। फिर इस लवण समुद्र को घेरा हुआ बलयाकार रूप से, चूड़ी के आकार रूप से कौन घेरा हुआ है? इसका नाम है धातु खंड। जो अपन इसका नाम दूसरा नंबर का द्वीप है ये। ठीक है, पहला द्वीप हो गया जम्बूद्वीप, दूसरा जो द्वीप हो गया वह है धातु खंड नाम का ये द्वीप हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सूत्र बोला गया था कि जम्बूद्वीप में जो कुछ भी चीज़ें हैं धातु खंड में वो सब दूने दूने हैं, क्षेत्र और पर्वत मेरू आदि। तो देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये 2 मेरू हो गए, क्योंकि जम्बूद्वीप में 1 मेरू है ना, तो यहाँ पर कितने मेरू हो गए? 2 मेरू यहाँ पर हो गए। इसी प्रकार से सारी जो रचना है यहाँ पर बनेगी जम्बूद्वीप की जो रचनाएं हैं यहाँ पर, जैसे भरत क्षेत्र हैं वो 2 हो जाएंगे, एरावत क्षेत्र हैं वो 2 हो जाएंगे। नमोस्तु आचार्य श्री। अभी जो आपने द्वीप के बारे में समझाया तो इसका नाम धातु खंड द्वीप ही क्यों पड़ा नाम? जैसे मैंने बताया था जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप क्यों पड़ा था? क्योंकि जम्बू नाम का वहाँ पर वृक्ष पाया गया था, इसलिए वह जम्बूद्वीप पड़ा था। इसी प्रकार से धातु खंड में जो धातु आंवले को बोलते हैं, आंवले के वृक्ष को धातु बोलते हैं, तो वहाँ पर जो उत्तर कुरु है वहाँ पर धातु नाम का एक आंवले का वृक्ष होता है, और उस वृक्ष के कारण इस पूरे के खंड को बोलते हैं धातु द्वीप। और अब प्रश्न बनेगा खंड क्यों कहते हैं? खंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह धातु खंड को 2 भागों में बढ़ जाता है। जो धातु जो द्वीप है उसको 2 पर्वत के कारण वो 2 खंड में 2 भाग में बढ़ जाने के कारण इसको धातु खंड कहते हैं। समझ में आ गया ना? धातु आंवला नाम का वृक्ष है, इसके कारण धातु पड़ा है। और खंड क्योंकि इसको 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 2 रचना बनानी है, जम्बूद्वीप से दुगनी व्यवस्थाएं करनी है, तो इसलिए 2 खंड 2 पर्वत के कारण इसका खंड हो जाने के कारण इसका नाम धातु खंड सार्थक नाम पड़ जाता है। अब देखिए धातु खंड जो अपन ने पढ़ा था इसमें देखिए ये खंड क्यों पड़ा नाम? क्योंकि ये 2 पर्वत आ गए, इसके नाम है लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ईश्वाकार पर्वत। क्या नाम है? ईश्वाकार नाम का पर्वत है। देखिए एक पर्वतीय है, एक पर्वतीय है, तो ये धातु खंड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 भागों में बट गया। एक जो है ये पूरब की तरफ हो गया और एक जो हो गया वो पश्चिम की तरफ हो गया, और 2 भागों में ये परिवर्तित हो गया। इसकी नाम क्या हो गया? खंड। और धातु यहाँ पर जो है ये यहाँ पर उत्तर पूर्व में क्या होंगे? वृक्ष होगा, धातु नाम का वृक्ष होगा। इस वृक्ष के कारण ये पूरे धातु खंड का नाम, इसका नाम क्या? धातु खंड पड़ गया। ये विभाग के कारण खंड और वृक्ष के कारण क्या बोलते? धातु। इस प्रकार से धातु खंड। तो अपन ने देखा इसका नाम क्या? ईश्वाकार नाम का पर्वत है। ठीक है ना? जैसे कि अपन ने 33वां नंबर सूत्र पढ़ा था
और उसमें लिखा था कि जम्बू द्वीप में जो रचना है उससे दूनी दूनी रचनाएं जो हैं वो धातकी खंड में हैं। अब अपन देखिए यहाँ पर ये ईश्वाकार पर्वत था, इसका खंड हो गया, और ये एक मेरु था यहाँ पे, तो धातकी खंड में दो मेरु हो गए। इसका नाम विजय, इसका नाम अचल। ये सुदर्शन मेरु था, ये विजय और ये अचल नाम के दो मेरु हो गए हैं। और देखिए ये जो पर्वत है, इस पर्वत के बाद ये बीच में जो खाली है इसका नाम भरत क्षेत्र है। अब भरत क्षेत्र यहाँ कितने चाहिए है? दो चाहिए है ना, क्योंकि जम्बूद्वीप में एक था तो धातकी खंड में दो हैं, तो एक भरत क्षेत्र यहाँ पर हो गया, एक भरत क्षेत्र यहाँ पर हो गया। अब क्षेत्र के बाद एक पर्वत आता है, तो हिम्मन नाम का पर्वत अपन ने पढ़ा था, तो ये हिम्मन नाम का पर्वत एक हो गया और हिम्मन नाम का पर्वत यहाँ पर ये दूसरा हो गया। इस प्रकार से एक क्षेत्र, एक भरत, एक क्षेत्र, एक पर्वत, एक क्षेत्र पर्वत यहाँ तक लेते जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो बीच वाला है वो क्या है? विदेह क्षेत्र है। जैसे यहाँ पूरा विदेह क्षेत्र था बीच में, ऐसे यहाँ पर ये पूरा विदेह क्षेत्र है, ये भी विदेह क्षेत्र है। ये पर्वत है और ये भी पर्वत है। अपन ने देखा था हिम्मन, महाहिम्मन, निषद पर्वत और नील पर्वत। निषद पर्वत है तो ये भी क्या है? निषद पर्वत है। ये नील पर्वत है तो ये भी क्या है? ये नील पर्वत है। इस प्रकार से यहाँ पर दो भरत हो गए, दो यह इस प्रकार से विदेह पड़ गए, पर्वत भी दो दो हो गए। और इस प्रकार से ये वाला स्थान जो है ये भरत है तो ये क्या हो जाएगा? ऐरावत। ये ऐरावत स्थान है। और ये भी कौन सा है? ये ऐरावत स्थान है। तो दो ऐरावत हो गए, इसके साथ लगने वाले ये पर्वत हो गए। तो ये सारी की सारी दुगनी चीज़ हो गई। एक पार्ट में पूरा यहाँ का जम्बूद्वीप का विस्तार हो गया और ये दूसरे पार्ट में पूरा जम्बूद्वीप का विस्तार यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से अपन ने देखा कि जम्बूद्वीप में जितनी भी पर्वत हैं, जितने भी क्षेत्र हैं या मेरु आदि हैं, उन सब के दुगनी दुगनी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर हैं? इस धातकी खंड में दूसरे नंबर के द्वीप में इस व्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन जो नदियाँ हैं वो नदियाँ भी निकाल सकते हैं। जैसे ये है तो इस पर्वत से वही जो पद्म नाम का जो सरोवर था उससे अपन गंगा और सिंधु इसमें नदी निकालेंगे तो लमुड़ समुद्र चली जाएगी। यहाँ से निकालेंगे तो ये यहाँ पर एक समुद्र होगा, इसको घेरे हुए उस समुद्र में चली जाएगी। बीच में यहाँ पर बिजयार पर्वत होगा। क्या होगा? बिजयार पर्वत, जिसके कारण इसके कितने खंड हो जाएंगे? 6 खंड हो जाएंगे भारत क्षेत्र के। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही ऐरावत और दोनों ऐरावतों में हो जाएगा। यहाँ भी जो विदेह क्षेत्र में भी अपन इन दोनों पर्वत से नदी निकालेंगे तो एक इस समुद्र में चली जाएगी, यहाँ से निकल के एक लवण समुद्र में आ जाएगी। इसी प्रकार से इस तरफ वाले में, पूर्व दिशा वाले में भी। तो जो नदियाँ थीं सीता, सितोदा, गंगा, सिंधु, रोहित, ऋतास्या, हरितकांता, ये अपने 14 जो नदियाँ पड़ी थीं वो 14 नदी कितनी जाएंगी यहाँ पर? 14 दूनी 28, नाम वही रहेंगे। तो 14 नदी यहाँ पर महानदियाँ हो जाएंगी और 14 यहाँ पर महानदियाँ हो जाएंगी। इस प्रकार से हर चीज़ जो है वो दूनी दूनी आगे इसमें होती जाती है। इस प्रकार से यह धातकी खंड का विस्तार है। जो ये धातकी नाम बताया था मैंने, आंवले का वृक्ष, जो अपने जम्बूद्वीप पड़ा था, तो यहाँ पर जो गजदन पर्वत होगा वहाँ पर इस तो ऊपर तरफ, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो उत्तर दिशा की ओर क्या होगा? यहाँ पर एक धातकी नाम का वृक्ष होगा। धातकी मतलब आंवले का एक वृक्ष होगा। उस वृक्ष का जो नाम से इसका नाम क्या पड़ा है? धातकी खंड। यहाँ भी ये वृक्ष होगा, ठीक है ना। तो वृक्ष कितने होंगे? 2 होंगे, इस मेरु संबंधी और इस मेरु संबंधी। जम्बूद्वीप में तो वहाँ पे उत्तर कुरु में तो एक ही वृक्ष का नाम था, जम्बू नाम का वृक्ष था, इसलिए वहाँ पे। यहाँ पे दोनों वृक्षों के नाम क्या होंगे? धातकी नाम का वृक्ष होंगे। इस प्रकार से इसलिए इसका नाम धातकी और खंड क्यों? क्योंकि ईश्वाकार पर्वत, ये 2 पर्वत कौन से हैं? ईश्वाकार पर्वत हैं, इसके कारण खंड हो गया, इसलिए ईश्वा, इसलिए इसको खंड बोलने लगे। धातकी खंड नाम का द्वीप है। इस प्रकार से ये यहाँ पर इस सूत्र में इसका ये विस्तार से अपन को समझना है। इस प्रकार से अपन ने इस सूत्र के बारे में चर्चा करी और देखा कि आचार्य भगवान ने बताया कि जो कुछ भी हमने जम्बूद्वीप में व्यवस्थाएं सीखी थी वो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं धातकी खंड में दूनी दूनी होते जा रही हैं। यहाँ तक कि विस्तार भी देखिए, जम्बूद्वीप का यदि विस्तार जो है वह 1 लाख योजन का है तो लवण समुद्र का जो विस्तार है वो दूना होकर के 2 लाख हो जाता है। और जो लवण समुद्र का विस्तार है उससे धातकी खंड का द्वीप का जो विस्तार है वो दुगना हो जाता है। वही भी 4 लाख जो योजन का विस्तार वाला
वह धातकी खंड द्वीप हो जाता है। इस प्रकार से द्वीप समुद्र दुगने दुगने होते जाते हैं। लेकिन धातकी खंड में जो कुछ भी संरचनाएं हैं वो जम्बू द्वीप के समान हैं और वो दुगनी दुगनी होती जाती हैं। अब आप लगाइए, जैसे कि अपन ने देखा जम्बू द्वीप में कितने आर खंड हैं, तो आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, कितने हैं आर खंड हैं। देखो, भारत क्षेत्र का एक आर खंड और ऐरावत क्षेत्र का एक आर खंड, कितने हो गए, 2 खंड हो गए। और इसी प्रकार से आप विदेश क्षेत्र में देखिए तो कितने आर खंड थे, वहाँ पे 32 नगरियाँ थी ना, अपन ने जब पढ़ी थी, तो 32 नगरी के एक एक आर खंड, तो 32 और 2 कितने हो गए, 34। तो 34 आर खंड हो चुके। तो अब आप बताइए, 34 आर खंड जम्बू द्वीप में हैं, तो धातकी खंड में कितने आर खंड हो जाएंगे, तो 34 दुनिया, आप देख लीजिए कितना होता है। तो आप देखेंगे कि 68 जो हैं वो धातकी खंड में क्या हो जाएंगे, आर खंड हो जाएंगे। ठीक है ना, एक मेरु यहाँ पर है तो वहाँ 2 मेरु हो जाएंगे जिनका नाम विजय और अचल होगा। और जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र भी दुगने हो जाएंगे। मलेच्छ खंड कितने थे जम्बू द्वीप में, तो भारत संबंधी 5, ऐरावत संबंधी 5, और जो 32 उपनगरियां थीं विदेश क्षेत्र की, उसमें सब में 5-5 मलेच्छ खंड थे। तो टोटल कर लीजिए, उससे दुगने मलेच्छ खंड जो हैं वो कहाँ पर हो जाएंगे, वो धातकी खंड में हो जाएंगे। अच्छा, विजयार पर्वत जम्बू द्वीप में कितने थे, एक भारत क्षेत्र संबंधी और एक ऐरावत क्षेत्र संबंधी। बाकी विदेश क्षेत्र संबंधी कितने थे, 32, तो वो भी कितने हो गए, 34। तो इस प्रकार से धातकी खंड में कितने हो जाएंगे, 68 विजयार पर्वत हो जाएंगे। इस प्रकार से क्षेत्र जो हैं दो हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, त्रियंश हैं, उनकी जो आयु है वो जम्बू द्वीप वत ही होगी। ठीक है ना, और जो विस्तार भी है ऐसे ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो भारत क्षेत्र होगा वो बड़ा हो जाएगा, नहीं, 526 6/19 ही होगा। ठीक है ना, सिर्फ भारत क्षेत्र 2 हो रहे हैं। भारत क्षेत्र का जो विस्तार, ऐरावत क्षेत्र का जो विस्तार जम्बू द्वीप में है, वही विस्तार जो है वो धातकी खंड में भी होगा, उससे कम और ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सिर्फ दूने दूने क्षेत्रों के और पर्वतों के नाम हो रहे हैं, और चैत्यालय भी क्या जो हो जाएंगे, आकृतिम चैत्यालय भी वो दूने दूने हो जाएंगे। जैसे 6 कुलाचल थे तो उसमें एक एक आकृतिम चैत्यालय था पूर्व दिशा की ओर, वो भी उसमें 6 के 12 हो जाएंगे। गजदंत पर्वत में चारों पर्वतों में एक एक थे, तो वहाँ पे 8 गजदंत पर्वत हो गए, तो वहाँ पे एक एक हो जाएगा। ठीक है ना, वक्षारगिरी पर्वतों में चैत्यालय थे। तो इस प्रकार से आप जितना मैंने आपको जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ाया है उन सब को आप दुगना दुगना कर लीजिए। और जैसे मैंने आपको भी संरचना बताई बोर्ड के माध्यम से कि एक जो है अपन दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर ऊपर जाएं, पूरब की ओर, पूर्व से उत्तर की ओर, वहाँ पर एक संरचना हो जाएगी, और यहाँ दक्षिण से पश्चिम से होते हुए उत्तर की ओर ले जाएं तो वहाँ पर एक पूरी संरचना हो जाएगी। इस प्रकार से ये धातकी खंड का विस्तार अपन ने यहाँ पर समझा। अब आगे जो है धातकी खंड को जो घेरे हुए है उसका नाम है समुद्र का कालो दधी समुद्र। क्या नाम है, कालो दधी समुद्र। चूँकि उसका पानी काला है इसलिए उसको कालो दधी, उदधी मतलब होता है समुद्र और काला मतलब काला, कृष्ण, ऐसा पानी। तो समुद्र का जो पानी है वो काला होने के कारण उसे कालो दधी समुद्र कहते हैं। जैसे लवण समुद्र का नाम क्यों पड़ा, लवण समुद्र, लवण मतलब होता है नमक, खारा, तो खारा पानी की तरह जो है समुद्र का जल है, इसलिए उसका नाम लवण समुद्र पड़ा। तो इस धातकी खंड को जो घेरे हुए है, धातकी खंड का जो विस्तार है 4 लाख योजन विस्तार, उससे दुगना जो है वह किसका है, कालो दधी समुद्र का विस्तार है। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर का जो द्वीप है उसको बोलते हैं पुष्कर द्वीप। क्या बोलते हैं, पुष्कर द्वीप। तो अब अपन आगे इनके बारे में सूत्रों के माध्यम से देखते हैं। सूत्र नंबर 34 है। अब हम सब लोग इस सूत्र का उच्चारण करेंगे, आप लोग पुस्तक में ध्यान दें। पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। इसको बोर्ड के माध्यम से सूत्र का पहले हम समझते हैं
और फिर इसके बारे में विस्तार से और आगे देखते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 34 लेना है अपन को। यहाँ देखिए लिखा है पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च। क्या लिखा है? संधि करेंगे पुष्कर अर्धे। क्या निकलेगा? अर्धे। अर्ध मतलब अर्ध, और ये सप्तमी का एक वचन हो गया अर्धे, पुष्कर अर्धे चा। ठीक है ना। अब ये जो चा जो है अपन इसका अर्थ समझेंगे, ऊपर से चला आ रहा है तो जो द्वीप है इसके लेंगे द्वीप है कि पुष्कर नाम का एक द्वीप और है। और अर्धे कैसा लेना उसको? अर्धे मतलब आधा। अर्ध मतलब क्या है? आधा, आधे में। ये जो पुष्कर नाम का जो द्वीप है वो आधे में लेना है। चा मतलब जो धात की खंड की जितनी भी रचना थी वही रचना जो है यहाँ पर है, ऐसे लेना है। चा का अर्थ यहाँ पे क्या है? यहाँ पर चा का अर्थ यहाँ पर ऊपर से अनुवृत्ति चली आ रही है, धात की खंड की जितनी भी व्यवस्था है वो सारी की सारी जो संरचना है, रचना है, वो सारी की सारी संरचना जो है इस पुष्कर द्वीप के आधे में है। अर्धे मतलब आधे में। तो देखिए जो ये पुष्कर नाम का जो द्वीप है इसका विस्तार कितना है? धातु खंड का तो विस्तार जो था वो 4 लाख योजन का था, और इसके बाद जो कालोदधी समुद्र था वो 8 लाख योजन विस्तार वाला था। तो कालोदधी समुद्र से दुगना ये पुष्कर नाम का जो द्वीप है वो 16 लाख योजन विस्तार वाला है। कितना है? 16 लाख योजन विस्तार वाला है। लेकिन ये जो है 16 लाख विस्तार वाला है उसमें धातु खंड की रचना पूरे में 16 लाख योजन विस्तार में नहीं है, अर्ध में, आधे में है। किसमें है? आधे में है। इसलिए इसका नाम पड़ गया पुष्करार्ध। मतलब पुष्कर द्वीप का जो 16 लाख योजन का विस्तार वाला जो द्वीप था उसके 8 लाख योजन विस्तार में ही क्या बोलते कि कौन सी रचना है? वो रचना जो है धात की खंड की जो रचना है वह रचना यहाँ पर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो धातु खंड जो रचना है वही रचना जो है वो कहाँ पर हो जाती है? पुष्कर नाम के द्वीप में हो जाती है। नमोस्तु आचार्य श्री। अभी जो आपने द्वीपों का वर्णन बताया है, विस्तार समझाया है, इसमें 2.5 द्वीप की गणना में हम पुष्कर द्वीप को लेंगे या फिर पुष्करार्ध द्वीप को लेंगे? कृपया समाधान करें। 2.5 द्वीप में जो हमें पुष्कर लेना है वो अर्ध लेना है। पुष्कर द्वीप तो जो है वह 16 लाख योजन का विस्तार का है, और उसमें से आधा जो है 8 लाख योजन का विस्तार का वो उसने मानसोत्तर पर्वत जो है उसके द्वारा वो घिर जाता है। तो फिर वो आधा ही बचता है 8 लाख योजन का विस्तार वाला। इसलिए आधा पुष्कर होने के कारण उसको पुष्करार्थ कहते हैं। तो आधा ये जम्बूद्वीप पूरा और धातु खंड पूरा। तो जम्बूद्वीप 1, धातु खंड 1, 2 हो गया। और पुष्करार्थ का आधा हिस्सा लेना है पुष्कर पर्वत का, तो वो पुष्करार्थ हो गया। तो इसको मिला देंगे तो 2.5 द्वीप बन जाता है। तो हम यहाँ पर 2.5 द्वीप में उसको पुष्करार्थ द्वीप बोलेंगे, अर्ध वाला द्वीप बोलेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे लेना है। जब हम पुष्कर बोलेंगे तो मानसोत्तर पर्वत भी उसमें आ जाएगा। पूरा 16 लाख योजन का विस्तार वाला पूरा पुष्कर द्वीप बन जाता है। देखिए इस प्रकार से अपने यहाँ समझिए पुष्कर द्वीप कहाँ पर है। ये देखिए ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है पुष्कर नाम का द्वीप। ये पूरा 16 लाख योजन का विस्तार वाला पूरा जो है पुष्कर द्वीप होता है। ये जम्बू द्वीप है, इसको घेरे हुए जो है यह लवण समुद्र है, इसको घेरा हुआ जो है ये धातु खंड नाम का द्वीप है, और इसको घेरे हुए जो है यह लवण समुद्र नाम का द्वीप है, और इसको घेरे हुए जो है यह पुष्कर नाम का द्वीप है। यह 1 लाख योजन का विस्तार वाला है। इससे दुगना जो है यह लवण समुद्र 2 लाख योजन का विस्तार वाला है। इससे दुगना जो है यह धातु खंड जो है 4 लाख योजन का विस्तार वाला है। इससे दुगना जो है ये कालोदधी समुद्र जो है वह 8 लाख योजन विस्तार वाला है। और इससे दुगना जो यह है पुष्कर नाम का द्वीप है यह 16 लाख योजन का विस्तार वाला द्वीप है। ये पुष्कर द्वीप पूरा का पूरा जो है ये पूरा लगाना। ठीक है ना। लेकिन अभी अपन सूत्र में पढ़ रहे हैं पुष्करार्थ द्वीप। इसका मतलब है पुष्कर से आधा। तो आधा द्वीप अपन को लेना है पुष्करार्थ में। तो आधा कैसे लेंगे? ये जो पार्ट जो है ये देखिए पूरे इसमें एक और बना लेंगे अपन, तो ये पूरा पर्वत में चला जाएगा, तो उससे पुष्करार्थ द्वीप बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए ये देखिए ये बन गया, ये मानसोत्तर पर्वत बन गया।
ये पूरा 16 लाख योजन विस्तार का था और इसमें क्या बन गया, आधे में मानसूत्र पर्वत बन गया। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो खाली वाला हिस्सा है, ये 8 लाख योजन का विस्तार वाला बचा, ठीक है ना। 8 लाख चला गया पर्वत में और 8 लाख खाली बचा हुआ है। तो ये खाली होने, ये वाला जो इसको अपन बोलेंगे पुष्करार्ध, पूरे को बोलेंगे पुष्कर और ये वाले को बोलेंगे पुष्करार्थ, जो आधा बचा हुआ है। इस आधे में ही जो ये ढाई द्वीप की जो संरचना है, इस संरचना को यहाँ पर पूरा का पूरा बना देंगे तो ये पूरा का पूरा पुष्करार्थ द्वीप में ढाई द्वीप जैसी रचना पूरी बन जाएगी। 4 शब्द से जो अपन सूत्र में लेना था वो इसका अर्थ लेना था कि इसको उठाकर अपन यहाँ बना देंगे बस। तो यहाँ भी 2 मेरु हो जाएंगे, फिर यहाँ भी और 2 भरत हो जाएंगे, 2 ऐरावत हो जाएंगे, 2 और विदेश क्षेत्र हो जाएंगे। सब जो रचना ढाई द्वीप की है वो इस पुष्करार्थ द्वीप में हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर अपना ढाई द्वीप की पूरी संरचना पूरी संपूर्ण हो जाती है। अब हम सब लोग जनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत होंदो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।